नमस्कार भाग्य विधाता प्यारे छात्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल 26 जनवरी थी, इसलिए टेस्ट सीरीज में एक दिन उसको आगे पोस्टपोन करके आज हमने इंग्लिश और मैथ्स का टेस्ट लिया है। सबसे पहले सीधी बात, नो बकवास, वेद एकेडमी हमारे लिए खास। चलते हैं सीधा इंग्लिश के पेपर की तरफ। पहला क्वेश्चन, द 7 लाइन स्टेंजा यूज्ड बाय मिडिवल पोइट्स इन नोन एज। मिडिवल जो पोइट्स थे उन्होंने एक 7 लाइन के स्टेंजा का इजाद किया था, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहता है टेर्जा रीमा। कोई बात नहीं है, पहले क्वेश्चन से ही होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं पेपर आगे कठिन हो, पेपर बहुत सरल है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए पर चलते हैं अपन दूसरी तरफ। एलेजी और सोनेट्स आपने पढ़े, एलेजी और सोनेट्स ये किसके 2 टाइप्स है? यानी कि हमारे प्रोज, हमारे पोएम जैसे फिक्शन वगैरह है ना, ये होते हैं, उनमें से कोई चीज़ है, उनमें से किसके टाइप है? ये पोएम्स के टाइप है। तो ये पोएम्स होती है, ये क्या होती है? पोएम्स होती है। बहुत अच्छे बच्चे हंस रहे हैं, इसका मतलब उनको इसके अंदर पूरे नंबर मिले हैं। फिर तीसरा, ए स्टोरी। आपके शॉर्ट स्टोरी है वैसे एग्जाम में, वो भी स्टोरी का ही एक भाग रहेगा। तो सबसे पहले आप स्टोरी में से क्वेश्चन आया आपके, क्या क्वेश्चन है कि ए स्टोरी दैट एंड्स विद ए हैप्पी रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर और कैरेक्टर्स। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इस पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, हैप्पी रिजोल्यूशन मतलब एंडिंग कैसी होगी उसकी? हैप्पी होगी। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है कॉमेडी और एक होता है ट्रेजेडी। जरूरी नहीं कॉमेडी का मतलब हास्य ही हो, जिसका सोल्यूशन अगर कैसा होगा? हैप्पी होगा, तो वो क्या कहलाएगा? कॉमेडी। यानी सुखांत जिसे हम कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे? सुखांत काव्य जिसे कहेंगे, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं अपन, ए पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स। सीधी सी बात है, क्या है? 4 लाइन्स। और 4 लाइन्स ऑफ ए पोएम दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए यूनिट। इन 4 लाइन्स की यूनिट को अपन क्या कहेंगे? सीधी सी बात, हम उसे क्या कहेंगे? क्वार्ट्रेन कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? क्वार्ट्रेन कहेंगे। और 2 लाइन को क्या कहेंगे अपन? कपलेट। कपलेट नहीं बेटा, कपलेट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनेट्स के मुख्य 3 प्रकार है, 2 ज़्यादा फेमस है, जिसमें से शेक्सपियरियन जो सोनेट होता है, शेक्सपियरियन जो सोनेट होता है उसका एंड किसके साथ होता है? मैं एक सवाल पूछूंगा, पिछली बार शायद बच्चों को नहीं आए थे, इसलिए अब सरल सवाल पूछ रहा हूँ कि शेक्सपियरियन सोनेट में, आप भी बता सकते हो भी, शेक्सपियरियन सोनेट में कितनी लाइन्स होती है? आपका जवाब बता रहा है कि आपको कितनी तैयारी की जरूरत है ना। बहुत अच्छा। कौशल सोनेटो 14 लाइन की पोएम को सोनेट कहते हैं बेटा, ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना। तो इसलिए कौशल सोनेटो 14 लाइन्स तो हो गई होंगे सब में। घुमा के पूछ लिया सवाल उसने, तो आपके होश उठ गया। अपन ये पढ़ा नहीं पढ़ा कि 14 लाइन्स की पोएम को हम क्या कहेंगे? सोनेट कहेंगे। तो कोई सा भी होगा, दिक्कत है इसमें, जितना डरने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। तो शेक्सपियरियन सोनेट है वो किससे खत्म होते हैं? तो उसमें क्या करते हैं? 3 क्वार्टरिन होते हैं और लास्ट में एक कपलेट होता है ना। तो 4 तरी 12 और 2 14 लाइन्स हो गई। लास्ट में क्या होगा? कपलेट, 2 लाइन होगी, हम कहेंगे कपलेट, ठीक है ना। इस तरह से क्या आ जाएगा? हाँ, टोटल हो जाएगा 14 लाइन। व्हाट इज क्लोजेस्ट ड्रामा? क्लोजेस्ट ड्रामा जो होते थे ना, वो केवल पढ़ने के लिए काम में आते थे, उनको एक्ट नहीं किया जाता था। तो ड्रामा का जो अपना रूप है वो क्या करने का मतलब? ड्रामा से वैसे सीधी सी बात है कि अपन देखते हैं नाटक जो कि किसी रंगमंच पे किया जाए, लेकिन यहाँ रंगमंच पे नहीं करके आप केवल उसे पढ़ते हो, उनको एक्ट नहीं किया जाता है ना। उसमें जैसे एक अपने होता है ना, शायद एकांकी होता है, जिस तरह से एकांकी तो होता नहीं, मोनो ड्रामा से कुछ होता है, तो वो चलेगा इस बात में। तो ड्रामा तो आपने भी खूब किया बचपन में खूब किया, वो वाले ड्रामा नहीं, ये अभी वाले ने। हाँ, वाचिक, वेरी गुड वेरी गुड। हिंदी वाले बच्चे हैं जो संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं इसको। फिर आगे चलता है, शेक्सपियरियन सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म। शेक्सपियरियन जो सोनेट होते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है? जैसे भी मैंने मुँह से बोला भी था, तो आपको पता भी होगा कि 3 क्वार्टरिन होते हैं और क्या होता है कि कपलेट होता है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि एक ऑक्टेव और सेस्टेट किसके अंदर होता है? कौन से सोनेट में ये चीज़ होती है? ठीक है ना। तो 6 लाइन होती है, 6 लाइन को अपन क्या कहते हैं ये भी मुझे बताएंगे, मैं बता देता हूँ, आपने बताएंगे। तो ऑक्टेव को अपन 6 लाइन होती है उनको ऑक्टेव कहते हैं। ये पूरे स्टेंजा का पोस्टमार्टम है और ये क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे कैसे। केवल सोनेट क्या, ये पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। और ये आपकी खुशी के लिए बता दूं मैं आपको कि आपके मेन में भी ये चीज़ है, ये सिलेबस मेन में भी रहेगा। अगर आप प्री मेन इनको याद नहीं करोगे तो मेन में क्या होगा? मेन में तो इसके अंदर आगे और जाना पड़ेगा अपने को। फिर ये आपने जो पैराग्राफ दिया था आपने इसको रीड कर ही लिया होगा, बहुत अच्छी तरह से किया होगा शायद। पैराग्राफ रीड करने के बाद पैराग्राफ से अपन ने क्वेश्चन लिए हैं और एक छोटी सी
पोएम ली है अपन ने, दे हेड देयर फॉर टू बी परफॉर्म डिस्पेस्ड बैक। अब ये सारे जो शब्द हैं ये लिंकिंग डिवाइसेज हैं, ये सारे लिंकिंग डिवाइसेज जो कि आपका सिलेबस का पहला पॉइंट है, लिंकिंग डिवाइसेज है ना। तो उस लिंकिंग डिवाइसेज के अंदर ये सारी जो चीज़ें ये किसको इंगित करते हैं, क्या टाइम को करते हैं, रीइंफोर्समेंट को करते हैं, रीजन को करते हैं, एम्फेसिस को करते हैं। तो उसमें यानी कि आप इनको जोड़ो, ये भी आ सकता है कि किससे रिलेटेड है ये सारी लिंकिंग डिवाइसेज। तो ये कारण बताते हैं, क्या बताते हैं, कारण बताते हैं। ये सारी क्या बताती है, कारण बताते हैं, इसलिए क्या आएगा, रीजन आएगा। आपने तो क्या किया, ज़्यादातर बच्चों ने रीइंफोर्समेंट किया होगा, सर ये बुड्ढू है या नहीं, पता है मैं कह रहा हूँ इसलिए, खैर कोई बात नहीं है। अच्छा आपकी सोच अच्छी है। अच्छा पूरा आपकी एक टॉपिक और है, आप है ना कई सारी गाइड्स में देखोगे ना तो क्वेश्चन नहीं बोलेंगे ये इन्फ्रेंसेज का क्वेश्चन, ये इन्फ्रेंसेज में उसका सार पूछा है, क्या पूछा है, किसका, कि स्पीक्स वोलेबली किया। यहाँ इस पैराग्राफ जो अपने पढ़ा ना, इस पैराग्राफ में किसके बारे में बताया गया है, तो इंडियाज पास्ट ग्लोरी, भारत के, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो भारत के गौरव के बारे में बताया है ना। तो अच्छा कौन सा गौरव, जो अतीत था, पुराना इतिहास था, उसके बारे में बताया है। तो आपको सीधा रीड से हम लेके चलते हैं वापस नर्सरी क्लास की तरफ। आप बोलना चाहेंगे कि वापस एक बार और, मत बोलो, ज़्यादा मत बोलो, केवल समझ लो क्या है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। देखो है नहीं है, इसे पढ़ के तुम्हें लगाओगे तो पेपर तो नर्सरी का दे दिया सर ने। जैसे प्रति बार साइकोलॉजी वाले पेपर के लिए कुछ बच्चे कर सर फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन दे दे, आपको बता दो फर्स्ट ग्रेड की साइकोलॉजी सर अल्लाह बजाए कि थर्ड ग्रेड की, ठीक है ना। इसीलिए फर्स्ट ग्रेड की नहीं, मैं तो अब की बार पेपर बताएंगे ना तुम्हारे पेपर क्या होता है। आप गलती क्या करते हो, आप लाते हो कहीं से भी कोई टेस्ट सीरीज ले ली, या फिर आपने कोई से भी एक मॉडल पेपर टाइप की वो ले ली, तो एग्जामिनर कभी मॉडल पेपर या टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन नहीं बनाता, वो बनाता है किताब से। जैसे आपने देखो ना 4 बुक्स रख करके हम पेपर बनाते हैं, तो किताब में और सिलेबस को सामने रख करके, सिलेबस को सामने रख करके बुक्स जो होती है ना अपने, उनमें से क्वेश्चन बना करके ऑप्शन बना के फिर डाले जाते हैं। इसलिए किताब में से अगर आप देखोगे ना तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा बेटर रहेंगे। और कैसा तरीका चल रहा है एग्जामिनर का क्वेश्चन बनाने का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह के क्वेश्चन वो पढ़ रहा है। जैसे लिंकिंग डिवाइसेस के प्रश्न आया तो कैसे आया, मॉडल वाला क्वेश्चन आया तो कैसे। मॉडल वाले क्वेश्चन के 2 तरीके 3 तरीके होते हैं, उनमें से अपन ने अलग अलग दिए है, तो आप देखना किस तरह से ये सबसे बड़ी चीज़ है क्वेश्चन का टाइप, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। टिंगल आपने पढ़ लिया। लिटरेरी टर्म असोनेंस इज नॉट यूज्ड, किसके अंदर लिटरेरी टर्म्स असोनेंस यूज नहीं किया गया है। तो देखो इस प्रश्न का ये 10वां प्रश्न अगर किसी का गलत है ना, तो मुझे लगता है कि उसका ध्यान एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं है। इसका आंसर मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ आई वंडर व्हाट यू आर द इलेक्ट्रिशियन इज ऑफ। इसके अंदर इलिट्रेशन किसकी वजह से है, तो ये ऊपर आंसर साफ साफ दिख रहा है 10वें क्वेश्चन के 11वें के अंदर ही, लेकिन हमें सर ऊपर का भी समझ में नहीं, नीचे वाला भी नहीं आया, हम क्या करें। अटी कुओ अटी खाई कटी पुड़ू मारी मई, तो कोई बात नहीं है जो भी है, लेकिन अगर समझना, अगर इतना सा भी अगर नहीं समझ में नहीं आ रहा है ना, तो फिर इंग्लिश के लिए आप नहीं बने, इसलिए नहीं, इंग्लिश आपके लिए नहीं बनी, बी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो क्या है कि हाउ आई वंडर। फिर दूसरा इसमें पूछा अलिट्रेशन किसकी वजह से है, तो दिख रहा है आपको डब्ल्यू डब्ल्यू चल रहा है, डब्ल्यू डब्ल्यू बार आ रहा है, तो डब्ल्यू साउंड, यानी कि इसमें ऐसा सीधी बात है अलिट्रेशन असोनेंस 2 चीज होती है। अलिट्रेशन में क्या होता है, वर्ड का बार बार आता है, ये मतलब कि इसमें कॉन्सोनेंट से संबंधित होता है, और असोनेंस में स्वर सामंजस्य देखते हैं अपन, क्या देखते हैं, स्वर सामंजस्य। जैसे ऐप, वर्ड, लाइक, डायमंड, ट्विंकल ट्विंकल, तो शब्दों का आ रहा है ना, इस तरह से आ रहा है, इस तरह से, इसलिए क्या आएगा, ये चीज रहेगी। फिर आगे चलते हैं इन, ये बहुत, अब ये भी बहुत सरल, देखो प्रश्नों का जो लेवल है ना वास्तव में बहुत सरल है। अब ये बहुत सरल प्रश्न थे। अब यहाँ पर देखो 12वें क्वेश्चन, अब वो लाइन्स, ये तो नर्सरी का बच्चा भी बता सकता है, ये जो पंक्ति है वो क्या है। हम नहीं बोलेंगे आंसर, हम नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, हमें पता है गलत हो गया तो अभी ऑनलाइन इंसल्ट होगी, हैं, कोई बात नहीं, वो तो वैसे भी होगी, ऑफलाइन होगी तो सही, लेकिन कहने का मतलब क्या, अब ये क्या है, सीधी सीधी बात ये कि एलजी नहीं, एक्सोनेट नहीं, ओड नहीं है, सीधी सी बात, ये तो राइम है ना, अपन बचपन से पढ़ते आने इंग्लिश राइम, इतने बड़ी बड़ी हेडिंग, उसी पर नीचे ट्विंकल ट्विंकल, फिर कहाँ दिक्कत है। ये प्रश्न तो कम से कम सबके सरल सही आया होगा। चलो बड़ी खुशी है कि हम नर्सरी से आगे तो कुछ बढ़े हैं ना, ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा रैम स्कीम के बारे में जानते हो ना आप, रैम स्कीम के बारे में जानने के लिए वापस अपन उसको देखेंगे, एक बार पोएम को वापस लेते हैं। रैम स्कीम क्या देर कह रही है, ये रहा, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फिर इसके बाद में क्या रहा है, एक सेकंड फिर भी देख लीजिए, स्टार, फिर क्या आ रहा है आर,
फिर क्या आ रहा हाई, फिर आ रहा स्काई। तो ये ए, ये बी और ये बी। तो ए और बी। तो ये रही इसकी राइम स्कीम, ए बी। आंसर क्या हो जाएगा 13 में ए आंसर हो जाएगा। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, 14 भी काम आ ही जाएगा। ये रहा, ठीक है, ज़्यादा ही हो गया। ये भी एक कला है, माउस को चलाना, देखना कैसे कंप्यूटर के हिसाब से। चलो धीरे धीरे होगी इसकी भी आदत। ए बी। तो आंसर हो गई ये। फिर विच पोएट्री टर्म्स रिफर्स टू द रिपीटेशन ऑफ द सेम ऑफ वेरी सिमिलर कॉन्सोनेंट्स साउंड्स इन वर्ड्स दैट आर क्लोज टू। अभी मैंने आपको बताया है, बताओ। कॉन्सोनेंट्स साउंड का जो रिपीटेशन होगा पोएट्री के अंदर, वो क्या कहलाएगा? अलिट्रेशन। क्या कहलाएगा? अलिट्रेशन। अगर ये बताओ कि वोवल साउंड का होगा तो क्या कहलाएगा? बताओ। एसोनेंस। वेरी गुड, है ना। तो ये चीजें कुल मिलाकर, अब तो ये चीजें कुछ नहीं, ऊपर ऊपर का है ये सारा मैटर। मैंने जो पूछा बिल्कुल ऊपर ऊपर से पूछा, आपको लगा ना समझ में आया नहीं आया वो चीज। ये सबसे बड़ी चीज है कि आपको देखना है। पेज नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। ये आ गए अपन फिगर्स ऑफ स्पीच की तरफ, अलंकारों की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अलंकार जो कि अलंकृत अलंकार है। जैसे आया ही इज एज प्राउड एज ए पिकॉक। पिकॉक की तरह घमंडी या प्राउड है, तो क्या रहेगा? उसकी तरह बता रहे हैं। तो सीधा सीधा शब्द को पकड़ो, किसको पकड़ो? एज सिमिली। सबसे सरल है ना उपमा अलंकार, सिमिली के हिसाब से अपने आप आ जाएगा, बिल्कुल सरल। और ये प्रश्न इतने सरल है कि बहुत ही आपको, अगर एक बार नहीं, वो सीधी सी बात होता है क्या है, एक बार नहीं, आप क्वेश्चन को 2 बार नहीं 3 बार पढ़ो, अपने आप समझ में। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। फिर देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा, स्टोन विल वीप। पत्थर रोएंगे। पत्थर रोएंगे मतलब है उसकी ट्रेजेडी पर, यानी पत्थर रो रहे हैं, यानी एक निर्जीव वस्तु भी क्या कर रही है? सजीव जैसा व्यवहार कर रही है। तो क्या हो गया? मानवीयकरण, पर्सोनिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ? से हम क्या कहेंगे? पर्सोनिफिकेशन। अब आ जाते हैं हम सब्जेक्ट और कन्वर्ट। ये वहाँ था पैसेज, मैंने कहा ना थोड़ा सा आगे पीछे किया अपन ने, ये वहाँ आना था पैसेज के साथ ही, यहाँ गया कोई बात नहीं, उसका समबंध नहीं, अपन कर सकते हैं। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड, तो शब्द आ रहा है अपने पास वन, तो अपने आप क्या आ जाएगा? इज गोइंग इंडिया। कहाँ जा रहा है? इंडिया जा रहा है। कोई विदेशी फ्रेंड है, इसलिए यहाँ से वहाँ से इंडिया जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन अपने पास, इस 18वें क्वेश्चन में आपको आज फिर बोनस मिल सकता है, क्योंकि ये लिंकिंग डिवाइसेज का क्वेश्चन था यहाँ पर, और यहाँ पर हमने डाला था, इसमें ब्लैंक यहाँ पर आता था, यहाँ पर ब्लैंक आता खालिस्तान, और इसके अंदर आगे क्या है जिससे समझ लो, ये वर्क टिल यहाँ पर है टिल लेट इन द नाइट, यहाँ पर ब्लैंक आता है, खालिस्तान आता है, यहाँ पढ़ने में आता है दूसरा शब्द। इन चारों में से क्या पढ़ने में आता है? देखो, ये वर्क टिल लेट इन द नाइट, वह पूरी रात तक क्या करता रहा? देर रात तक काम करता रहा, लेकिन गोट अप अर्ली, लेकिन फिर भी क्या हुआ? जल्दी उठी। जब जो विरोधाभासी जो शब्द होते हैं हम उनको जोड़ते हैं, तो बट से बट कंजक्शन से इसको जोड़ते हैं, बट लिंकिंग डिवाइसेस को अपन इसको जोड़ेंगे। तो ये मिल जाएगा आपको 18 नंबर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में। फिर भी आपने कर ही लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन, चलो बताओ क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं। देखो इसमें इज कर रखा है, इसमें एम कर रहा है, इसका आर कर रखा है, इसमें बीन कर रखा है, बाकी सेम टू सेम सारा। इतना बड़ा क्वेश्चन है, सबसे पहले मिलो चेंज कहाँ आ रहा है? हाँ भाई सारे सेम टू सेम, यहाँ चारों, यानी इन चारों में से देखना अब अपने को कि आंसर क्या रहेगा। तो पहला क्या? इज, तो साफ साफ आ रहा है ए के साथ इज आ ही जाएगा ना, ये गलत है। ए नंबर ऑफ जहाँ आ जाता है वापस इसको प्लूरल मान के अपने को आर करना। ये अपने सब्जेक्ट और कनकड़ में कुछ बच्चे पढ़ भी चुके हैं, फिर भी कितना सरल आया कि सही आएगा ये पता नहीं है। तो ये नियम है, सीधी सी बात पढ़ना है। जैसे नाइदर ही नोर आई, क्या आएगा? आई के साथ एम आएगा, सीधा सीधा आंसर है। वैसे भी रूल है कि बाद वाले के हिसाब से क्या आएगा? एम। द पोइट एंड एक्टर, यहाँ पर क्या रहेगा? वेरी गुड, क्या रहेगा? वेरी गुड। अब आर इज का फर्क क्यों है? अगर देखो यहाँ पर क्या है, कोई सा आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल एक ही है। तो अगर आर्टिकल 2 होते, एंड से जुड़ा होता, नाउन या प्रोनाउन होते, या कोई और चीज होती, तो हम क्या कर देते? प्लूरल कर देते। सीधी सी बात है, डिटेल से इसको उस दिन भी पढ़ा था अपन ने। तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया आपने सब्जेक्ट और कनकड़ में, तो शायद 9वीं क्लास में आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। फिर
10th क्लास में आते हैं आजकल, तो सिलेबस चेंज होता ही रहता है, कभी एनसीईआरटी कभी क्या किसमें क्या इस तरह से। फिर क्या है, करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट ऑप्शन आपको भरना है। ये आ गए मॉडल्स आ गए अपने, तो कमेंट में देखना। और कमेंट में मेरा एक सवाल आपसे है कि सेमी मॉडल कितने होते हैं, आप उनके नाम भी लिख के मेरे को बताना। मॉडल की नहीं पूछ रहा हूँ मैं, पूरी पूछ रहा हूँ सेमी मॉडल कितने होते हैं, ठीक है ना, और उनके नाम लिख करके मेरे को बताना। फिर आगे चलते हैं, आई माइट या मे या कुड या आउट टाइप 4 आवर्स एवरी डे। मैं कर सकता था 4 घंटे टाइप। व्हेन आई वाज यंग, तो पास्ट के आगे तो पास्ट आते क्या आ जाए, कैन का पास्ट कुड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान रखनी होगी है, कुड लगने के बाद या हेल्पिंग वर्ब सॉरी मॉडल लगाने के बाद हम हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म काम लेंगे, कभी आप सेकंड फॉर्म मत कर देना, ये नियम है, सीधी सी बात है ना। फिर आ गया पोलाइट रिक्वेस्ट है, काफी पोलाइट है तो क्या जाएगा कुड। वैसे भी इन तीनों में से कोई आ ही नहीं सकता है, आप ऐसे भी हिंदी करके पढ़ सकते हो। फिर ही ओबे हिज एल्डर, अभी आज अपन देख रहे थे तो डेयर नहीं, मस्ट हैव नहीं, ये नहीं तो आउट टू, क्योंकि ये एक मोरल ऑब्लिगेशन या मोरल ड्यूटी है कि अपने से बड़ों का में क्या करना चाहिए, ओबे या सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। फिर यू मस्ट नॉट पार्क यूर कार हियर, देखो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके मॉडल के, ऐसे भी आ सकते हैं। कैसे कि यू मस्ट नॉट पार्क यूर कार हियर, आप अपने कार यहाँ पार्क नहीं कर सकते हो। यहाँ पर हियर मस्ट नॉट, ये जो मस्ट नॉट है किस बात को बता रहा है, परमिशन बता रहा है, इनेबिलिटी बता रहा है, प्रोहिबिशन या प्रोबेबिलिटी। सर हमें तो इनका ही हिंदी अर्थ नहीं आ रहा, ऊपर का भी नहीं आ रहा, नीचे हम क्या करें, तो ये समझना पड़ेगा आपको कौन सा मॉडल, जब मॉडल के अंदर आपने, इसलिए मैंने सेंटेंस में आगे एक शब्द लिखा है कि जहाँ पर कमांड है तो कमांड लिखा है, प्रोहिबिशन तो प्रोहिबिशन है, प्रोबेबिलिटी लिखा है, इनेबिलिटी, सबका हिंदी अर्थ अपने लिखा है। तो हिंदी अर्थ आने चाहिए अपने को, उनको समझना चाहिए नीचे क्या भाव पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या एक निषेध है, मना ही है, मना कर रहा है, उसके लिए क्या क्या प्रोहिबिशन। तो ये चीज कई जगह आपने भी देखी होगी, कई जगह सड़क वगैरह पे इन पे लिखा रहता है प्रोहिबिशन, है ना। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो चल रहे हैं अपन 25 क्वेश्चन के बाद आगे। आज क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इंग्लिश बहुत ही सब्जेक्ट भी छोटा है और सिलेबस भी छोटा है, बस मास्टर ही खोटा है, इसलिए इतना सा टाइम लग गया। लेकिन एक बात है, वास्तव में आपके 30 क्वेश्चन बनाने में कम से कम 3 दिन लगते हैं, मजाक की बात नहीं है। कल रिपब्लिक डे के प्रोग्राम के बाद लगभग 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक केवल 10 क्वेश्चन बने थे वास्तव में 3 घंटे। बाकी जो बच रहे 10 क्वेश्चन वो 3 घंटे में बने थे। फिर मैं भी धीरे धीरे कर रहा हूँ ना कि भाई आप लोगों ने कहा कल दे देंगे टेस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अब संडे को टेस्ट होगा, सीधे गुरुवार को टेस्ट होगा, साइकोलॉजी और EVS प्लस RGK, है ना, ठीक है ना। वापस वही, हाँ जीके, तो वो उसमें तो मेन का भी इंक्लूड रहेगा आपके, क्योंकि वो अपन साइकोलॉजी और जो जीके जो ले रहे हैं ना, वो केवल रीड के हिसाब से नहीं, वो पूरा आपके मेन प्लस सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से है। हालांकि इसमें अभी अपन जो ले रहे हैं वो रीड के हिसाब से और मेन इनके हिसाब से, मेन के हिसाब से है। वहाँ पर पूरा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी का जो है ना, और जीके वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सबके हिसाब से वो हर चीज़ में काम आएगी आपके, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। इट्स ए ब्यूटीफुल डे, आज बहुत सुंदर दिन है, कल भी बहुत सुंदर दिन था, आज का तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। आई हैव ब्रोट दिस अम्ब्रेला, तो मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा खुला हुआ मौसम में तो क्या आई नीड, मुझे जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत नहीं है, अम्ब्रेला की जरूरत नहीं। अच्छा अब सबसे बड़ी चीज ये आती है अपने पास, अगला टॉपिक वो क्या है, इडम्स और फ्रेजेस। इडम्स में क्या होता है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, सीधी सी बात। इडम्स में क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप एक सीधी सी बात करो, पुराने पेपर उठाओ, उनमें जो इडम्स आए हुए हैं उनको एक बार एक जगह लिख लो, और उनमें से 2 या 3 या 4 जितनी आपकी कैपेसिटी हो, स्पेसिफिक फ्रेजल वर्ब आपके, ऐसे ही आपके और भी कोई चीज़ है। अगर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है तो उसके अंदर आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, तो वह सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, रोजाना के 2-2 4-4 वाक्य में प्रयोग करते हुए, बार बार उनका यूज करते हुए, है ना, सेंटेंस का क्या करोगे, यूज करते हुए आप उनको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। क्योंकि एक जी वोकेबुलरी है तो आपको इनको याद ही करना पड़ेगा। तो ए मैन ऑफ वेट, एक आदमी वेट, तो इसमें क्या आएगा, सीधी सी बात है, आप समझ ही सकते हो। अगर अर्थ भी करोगे तो मिल जाएगा ए मैन ऑफ इम्पोर्टेंस, कि वजन उसमें होता है जिसकी महत्ता होती है, ठीक है ना। जैसे सबसे भारी कौन है, आप समझ रहे हो, ए वोल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, है ना, किसकी खाल में, भेड़ की खाल में भेड़िया है। लेकिन ये तो समझ में आ गया, ए वोल्फ यानी भेड़िया, शिप यानी क्लोथिंग, ये तो ये समझ में। अब नीचे वाले भी समझ में आने चाहिए, ऑप्शन भी समझ में नहीं है। ए होनेस्ट मैन, सर हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात नहीं हो सकता। सिंसियर मैन, ऐसा आदमी सिंसियर हो ही नहीं सकता। ए मैजिक मैन, जादूगर, हाँ सर ये हो सकता है थोड़ा, देखो उसने क्या कर लिया,
चेंज कर लियो। नहीं सर ये ऊपर वाला हिपोक्रेट तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है, तो याद रखो एक मैजिक मैन ऐसी कोई चीज़ तो होगी नहीं लगा। तो अब अगर फिर भी आप तुक्का लगाओ तो ये दोनों तो गलत हो गए ना, इन दोनों में से लगाओगे जिसे कहते हैं हिपोक्रेट, जो पाखंडी होता है। क्या होता है? पाखंडी, जो क्या करता है? दिखावा करता है, तो वो क्या करता है? हिपोक्रेट है। इस मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ और मोबाइल किताबों के बीच में चल रहा है धड़ धड़ धड़, फिर कहते हैं सर थोड़े से नंबर हम रह गए, तो वो नंबर वहीं रह जाते हैं बेटा। इसलिए व्यक्ति सबको धोखा दे सकता है लेकिन दो जनों को नहीं, अपने आप को और भगवान को कभी भी आप धोखा नहीं दे सकते। अभी समय है, जाग जाओ, 1 महीना और कुछ दिन है, प्री क्लियर होगा तभी आप मेन में बैठ पाओगे। बहुत दुख होता है हम तैयारी मेन की कर रहे हैं और जब प्री में रुक जाते हैं, बहुत दुख होता है जब हम तैयारी मेन की कर रहे हैं और जब प्री का पेपर देते हैं तो पता चलता है प्री भी क्लियर नहीं हो पाया। तो घर वालों के से पहले हमारे खुद से ही विश्वास उठ जाता है। लेकिन प्री में ऐसा फोड़ दो पेपर को कि मेन वाला भी सोचे कब आएगा और कब मैं सिलेक्शन दूंगा। बाय फिट्स एंड स्टार्स हैं। अच्छा एक और चीज़, कई बार क्या जैसे अपने इसमें आता है ना कि साफ साफ स्पष्ट आया है कि 9th का 10th का स्टैंडर्ड, तो किताबों में भी अपने कई सारे वो ये फ्रेजेस इडियम्स वगैरह है। तो ये बाय फिट्स एंड स्टार ये अपनी किताब में से आए हैं, ये अपनी इंग्लिश की किताब में 10वीं की किताब में से आया हुआ है, जो पार्ट है थीप स्टोरी कहानी, अगर आपने ध्यान पढ़ी हो तो, जिसके अंदर वो चोर चोरी करता है, फिर वो अनिल नाम का आदमी होता है जो उसका मन बदल जाता है, उसे पढ़ना लिखना सिखाता है। याद है कि तुम्हारे को? कोई बात नहीं, आ जाएगी धीरे धीरे ना। फिर वो उसको पढ़ना लिखना सिखाता है, फिर वो उसके लिए खाना बनाता है, फिर वो उसके पैसे वापस रख देता है ना, चोरी भी कर लिया लेकिन उसका अच्छा करता है। वो उसके अंदर आता है कि वो पैसे कैसे कमाता था, बाई फिट्स एंड स्टार इरेगुलरली, कोई चीज़ हम अनियमित करते हैं। जैसे आप पढ़ाई क्या करते हो, बाई फिट्स एंड स्टार, मैं चांद तारों के साथ पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है, स्टार्ट सही है, ठीक है ना, मैं चांद तारों के साथ पढ़ता हूँ, तुम ऐसे पढ़ते हो ऐसा मत सोच देना। टू स्पिन वंस व्हील, अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो तो क्या कर रहे हो, आपका और मेरा क्या कर रहे हो, स्पिन वंस व्हील। जैसे अभी मैंने सेंटेंस में इनका प्रयोग किया ना, ऐसे बोल करके, किसी के साथ मजाक करके या कुछ कथन कह करके, आप इनसे इन फ्रेजेज को, इडियम्स को आप यूज कीजिए अपने डेली यूज में, तभी आप सीख पाओगे, याद भी रह जाएगा आपको। क्योंकि एक होती है आगमन पद्धति, एक निगमन पद्धति, तो आगमन पद्धति से आप इनको सीख पाओगे कि मैंने इसका यूज किया है। आशा करता हूँ कि आपकी बार अंग्रेजी में तो आपका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। फर्स्ट टेस्ट था, कोई बात नहीं है। अब सेकंड टेस्ट के अंदर वापस अपन अगली जो 3 यूनिट होगी वो लास्ट के 3 यूनिट में से अपन उठाएंगे, जिसके अंदर आपको फोनेटिक्स और आपकी पूरी मेथड से आएगा पूरा वगैरह, और साथ रिमेडियल टीचिंग वगैरह बहुत अच्छा जो है उसका, और ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी पे बेस्ड ही रहेगी, तो आपको पढ़ना है। और फोनेटिक तो सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी मैं उसमें से डालने वाला हूँ। तो आप ऐसा मत सोचे कि मेरा प्रदर्शन कैसा रहा। मैं ये मानता हूँ कि जिन्होंने शुरुआत नहीं की उनसे तो आप एक कदम आगे हो। इसी आशा और उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।